बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ई इनवाइसिंग में है। आपको पता है पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जब SRO 709 आया, जिसके तहत FBR ने डायरेक्शन दी तमाम रजिस्टर्ड पर्सन जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो कारपोरेशन है या नॉन कारपोरेशन है, उनको FBR के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करना होगा। अब उस इंटीग्रेशन में यह है कि रियल टाइम इनवॉइस उनकी आएगी सिस्टम में, तो जिसके लिए FBR ने एक डेडलाइन दी 1 मई से कारपोरेशन और 1 जून से नॉन कारपोरेशन, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया, 1 महीना बढ़ गया, फिर उसके बाद 1 महीना और बढ़ा दिया। अब जो लास्ट है वो 1 जुलाई से कारपोरेशन ने होना था इंटीग्रेट और 1 अगस्त से नॉन कारपोरेशन जो रजिस्टर्ड पर्सन है उन्होंने FBR के साथ अपने आप को इंटीग्रेट कराना था। अब इस इंटीग्रेशन के लिए FBR ने 4 लोगों को लाइसेंस दिए कि जो इसको इंटीग्रेट कर सकें, लेकिन क्योंकि वो 4 लोग इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकते थे, तो इसलिए जो पराल है, पराल ने कुछ सिचुएशंस ऐसी दे दी कि जो लोकल डेवलपर्स हैं वो अपनी डेवलपमेंट करके तो पराल से रहनुमाई लेके अपने आप को इंटीग्रेट करा सकते हैं। तो अब पराल ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया जिसके तहत सारी उसने पोजीशन बताई कि ये चीज़ें आप इसमें करें, करने में अपना प्रोग्राम बनाएं, प्रोग्राम करके अपना FBR के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करें और इंटीग्रेट करने के बाद इसको लॉन्च करें। पहले उसकी टेस्टिंग होगी और टेस्टिंग होने के बाद लॉन्च करेंगे और FBR से वो टोकन आएगा जिसमें पराल उसमें हेल्पफुल होगा और इंटीग्रेशन FBR के साथ हो जाएगी। अब इसमें 2 सिचुएशंस थी। सिचुएशन ये थी कि जो डेवलपर हैं वो टेक्निकल काम को तो बहुत अच्छी तरह समझते थे, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि इसमें लॉ पॉइंट्स क्या हैं, लॉ को किस तरह देखना है। और जो लॉ वाले हैं, मेरी तरह के लोग जो लॉ को अंडरस्टैंड अच्छी तरह करते हैं, उनको ये नहीं था कि डेवलपमेंट कैसे होगी, टेक्निकलिटीज़ क्या होगी। तो इस सिचुएशन में मेरे साथ एक पर्सन डेवलपर्स जो थे, एक कंपनी ने रब्ता किया, सर ये लॉ की हमें सिचुएशन समझा दें। तो उन्होंने सब मेरे साथ सारी चीज़ें डिस्कस की, तो मैंने भी उनकी टेक्निकलिटीज़ देखी और अपने लॉ की जो सारी सिचुएशंस थी जिसके तहत इंटीग्रेशन होनी है, कैसे इंटीग्रेशन होनी है, वो सारी उनके साथ डिस्कस की। तो उन्होंने एक प्रोग्राम डेवलप कर लिया। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को उसकी लॉ की सिचुएशन, जो सेल्स टैक्स एक्ट क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं, और जो टेक्निकल टीम ने डेवलपमेंट की मेरे साथ मिलके, उसकी एक प्रेजेंटेशन आपको दे दूं ताकि आप लोग इसमें अच्छी तरह एक्सपर्ट हो जाएं और अपनी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से करवा सकें। जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो डेवलपर हैं, उनको भी लॉ की सारी सिचुएशन की समझ आ जाए, वो भी उसके मुताबिक डेवलप कर सकें, और जो स्टूडेंट हैं वो लर्निंग के लिए देख लें, और जो FBR के ऑफिसर्स और जो हैं उनको भी पता चल जाए कि किस तरह से ये डेवलपमेंट हो रही है। तो ये इस वीडियो का मकसद जो है वो लर्निंग है। लर्निंग के साथ साथ ये मैं जिक्र करूँगा उस कंपनी का जिनके साथ मिलके हमने ये काम किया है, जिनको मैंने लॉ की सपोर्ट की और उन्होंने टेक्निकल काम बताया, जिसकी वजह से ये प्रेजेंटेशन मैं बना सका हूँ। तो मैं उसका भी जिक्र करूँगा और ये बताऊँगा कि किस किस तरह से हमने ये काम सारा किया। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो ये ट्राइवोरो जो एक सॉफ्टवेयर हाउस है, ट्राइवोरो जो है उसका फ़ोन नंबर भी दिया गया है। उनका लोगो जो है पावरिंग द फ्यूचर इंडस्ट्रीज़ का उनका लोगो है, जिसके तहत उन्होंने FBR में डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम जो है मेरे साथ लॉ की चीज़ें डिस्कस करने के बाद एक डेवलप किया और उसको उन्होंने टेस्ट किया और अपने क्लाइंट्स पे चलाया, तो वो कामयाब रहा। तो वो उन्होंने इस बात पे मुझे भी अप्रिशिएट किया, मुबारक दी कि जी आपने बड़े अच्छा हमें सारी चीज़ें समझाई उसके लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनका बड़ा अच्छा कामयाब चल रहा है, तो आप भी इनसे रब्ता कर सकते हैं, इसीलिए मैंने रब्ता नंबर उनका दे दिया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लॉ की क्या पोजीशन है। लॉ जो है इसमें बेसिकली चैप्टर 14 है सेल्स टैक्स रूल 2006 का, जिसमें सारा प्रोसीजर दिया गया है कि लाइसेंसिंग, इशूइंग ऑफ इलेक्ट्रिक सेल टैक्स इनवॉइसेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन को किस किस तरह से ये सारा प्रोसेस करना है। तो उसके लिए जो है वो रूल है 150Q
इसमें है एप्लीकेशंस का बेसिकली कि किस तरह से अप्लाई करना है कि दिस रूल अप्लाई टू ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट सेल टैक्स इनवॉइसेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये तमाम रजिस्टर्ड पर्सन पे है, चाहे वो कारपोरेशन है चाहे नॉन कारपोरेशन है। उन्होंने वर्ड ही ऐसा यूज़ किया कि कंपनीज और नॉन कंपनीज। अब इसमें कोई रजिस्टर्ड पर्सन बचता नहीं है, तो वो सबको इंटीग्रेट होना है। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो इसके लिए एक प्रोसीजर या एक जर्नल ऑर्डर इशू करेगा जिसके तहत इनको होना होगा, जिसका हो गया। जैसे कि मैंने एसआरओ का भी जिक्र किया और सारे प्रोसीजर का भी जिक्र किया। तो जो लोग ऑलरेडी इंटीग्रेट हैं, जिन्होंने पीओएस अपना लगाया हुआ है, तो वो पॉइंट ऑफ सेल पे जो काम कर रहे हैं, तो उनको यही समझा जाएगा कि वो उन्होंने कंप्लायंट हैं, वो ये काम कर रहे हैं। तो एक तो ये सिचुएशन हो गई। अब रूल 150 आर जो है ऑब्लिगेशंस एंड रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं इसके लिए। तो अगर हम ऑब्लिगेशन और रिक्वायरमेंट की बात करें तो रजिस्टर्ड पर्सन नोटिफाई अंडर रूल 150 क्यू आर टर्म्स एट इंटीग्रेटेड पर्सन। तो जो अपने आप को इंटीग्रेट करवा लेगा उसको हम इंटीग्रेटेड पर्सन कहेंगे। एंड मस्ट, उसमें क्या कराना है, उसने इंस्टॉल एंड इंटीग्रेट इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग हार्डवेयर। ज़ाहिर है जब वो उधर एक हार्डवेयर पड़ा होगा, कंप्यूटर पड़ा होगा जिस पे अपनी वो इनवॉइस बनाएगा, सॉफ्टवेयर होगा जो कि ये ट्राइवोरो ने डेवलप किया। इसके मुताबिक डेवलप करके पराल के साथ मिलके इन्होंने लॉन्च कर दिया। वो आपका सॉफ्टवेयर होगा विद एफबीआर सिस्टम्स एर पर इंस्ट्रक्शन इन सेल्स टैक्स जर्नल ऑर्डर में जिस तरह की इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। और फिर इसमें प्रोवाइडिंग द डिटेल ऑफ ऑल आउटलेट्स पीओएस आर इनवॉइसिंग मशीन वाया एफबीआर ऑनलाइन पोर्टल। तो जब ये डेवलप कर रहे थे उसमें पूछ रहे थे कि कितने यूज़र हैं आपके, कि एक रजिस्टर्ड पर्सन की अगर ज़्यादा इनवॉइसेस है, ज़्यादा आउटलेट्स हैं, तो वो सारे आउटलेट्स पे ये उनको असेस देंगे। अगर एक ही है तो उसमें एक में देंगे। तो इसलिए ये ला भी ये कह रहा है कि वो अपने सारे आउटलेट्स बताएंगे कि कितने उसके आउटलेट्स हैं। इंश्योर्स ऑल द सप्लाईज आर मेड ओनली थ्रू द इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो अब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा वो इंटीग्रेटेड सिस्टम के बगैर कोई भी सप्लाई नहीं कर सकेगा, चाहे वो रिटेल में कर रहा है पीओएस की शक्ल में, चाहे वो अनरजिस्टर्ड को कर रहा है इंटीग्रेटेड की शक्ल में, या B2B बिजनेस टू बिजनेस अगर वो कर रहा है इसकी जिसमें अगले बंदे ने इनपुट क्लेम करना है, तो वो सबको अब ये होगा कि इंटीग्रेट होना पड़ेगा। तो जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसमें क्या होगा, जनरेट स्टोर एंड ट्रांसमिट इनवॉइस डाटा सिक्योरली। तो उसमें ये मैं आगे आपको बताऊंगा जिस तरह से उन्होंने डेवलप किया कि किस तरह से आपको सिस्टम एक बना के दे दिया जाएगा जिसमें ना के पुट करना पड़ेगा, सिर्फ सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप उसमें चीज़ें सिलेक्ट करेंगे एक इनवॉइस की जिसके ला ये कह रहा है कि जनरेट करनी है, आपने इनवॉइस जनरेट करेंगे और फिर वो स्टोर भी हो जाएगी आपके पास, सेव भी हो जाएगी और फिर ट्रांसमिट हो जाएगी एफबीआर के डाटा को। ये भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसकी ला के मुताबिक दूंगा कि जिस तरह से डेवलप हुई। और फिर इशू इनवॉइस विद द डिजिटल सिग्नेचर एंड क्यूआर कोड्स। तो इसमें यह भी ऑप्शन है वो डिजिटल सिग्नेचर और क्यूआर कोड्स का भी, कि जब आप उसको बन जाएगी और एफबीआर में प्रोसेस के लिए जाएगी, जब ट्रांसमिट होने लगेगी तो उस पर क्यूआर कोड भी आ जाएगा और उस पर एफबीआर का मोनो भी आ जाएगा। जिस तरह से आप पीओएस मशीन से कोई इनवॉइस लेते हैं तो वो भी इसमें ऐड है, वो भी हम मैं आपको उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताऊंगा। ये ला कह रहा है, ला के मुताबिक मैंने उनसे सारी चीज़ें करवाई कि जो जो ला के पॉइंट हैं उसमें कोई चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। और फिर जो इनवॉइस बनाई वो सेक्शन 23 जो कह रहा है कि ये चीज़ें जो हैं इनवॉइस में होनी चाहिए, सेक्शन 23 के मुताबिक वो जो है वो भी मैंने उसमें डेवलप करवाया उनसे। इसी तरह encrypt and preserves the reports of sale invoices data in the irrecoverable and secure manner। तो उसका जो डाटा है वो सिक्योर होना चाहिए कि उसको रिकवर भी हो जाए और परफॉर्म डेली वीकली एंड मंथली क्लोजिंग्स। तो जिसमें डेली मंथली और वीकली की क्लोजिंग्स भी आ रही होंगी, उसमें आप अपना डाटा कितनी इनवॉइसेस इशू हुई हैं, कितनी डेली इशू हुई हैं, कितनी वीकली इशू हुई हैं, वो भी सारी देख सकेंगे। वो भी मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगा। और फिर लॉग ऑल मॉडिफिकेशंस कैंसिलेशंस एंड सिस्टम इवेंट्स। तो जब उसको मतलब लॉग इन करना पड़ेगा, जब उसको मॉडिफिकेशन उसमें करनी पड़ेगी, वो भी उस सिस्टम का हिस्सा है कि अगर कोई गलत हो गई तो उसको किस तरह मॉडिफाई करना है, ये भी चीज़ें सारी बताई जाएंगी। इसी तरह जो रूल 150 आर है
ऑब्लिगेशन और रिक्वायरमेंट का, उसमें ये होगा ऑटोफिल एनेक्चर सी ऑफ द सेल्स ऑफ द रिटर्न यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेस। अब जब ये आप एक इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस इशू करेंगे, एफबीआर में के डाटा में जाएगी, तो पूरे महीने की जो इनवाइसेस हैं वो सारा एनेक्चर सी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और फिर इसमें करेगा डिटेक्ट एंड रिपोर्ट एरर्स आर मेल प्रैक्टिस ऑफ द एफबीआर सिस्टम। एफबीआर सिस्टम का जो एक सॉफ्टवेयर होगा जो इंटेलिजेंस बेस ऑडिट कर रहा होगा, वो इसमें से जो एरर्स और होंगी मेल प्रैक्टिस, वो एफबीआर का सिस्टम डिटेक्ट करेगा। सपोर्ट डिजिटल पेमेंट मेथड एग्जाम्पल डेबिट क्रेडिट कार्ड्स एंड क्यूआर कोड्स। तो इसकी जो पेमेंट्स होगी वो भी उसकी जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स हो जाती है, या इस तरह से उसको देखा जाएगा कि डेबिट क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन इसकी पेमेंट हो जाएगी। इसमें भी इसकी सपोर्ट है और वो भी इस सिस्टम में हमने रखा है। क्योंकि मैंने ये बनवाया है तो इसलिए मुझे इसकी सारी डिटेल्स जो है ना वो प्रैक्टिकल भी पता है। वैसे मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, एक टेक्निकल टीम के साथ रहा जिसकी वजह से उनको ये चीज़ें समझाता रहा, तो इससे वो हो गई। may be required to record transactions via CCTV with the footage retained or at least 1 month। तो उसके लिए ये होगा कि 1 महीने के लिए अगर वो जहाँ मशीन लगी हुई है उसका CCTV भी लगा हुआ होगा, तो वो 1 महीने के लिए वो रिकॉर्ड के होगा, रिकॉर्ड भी इसका हो जाएगा। इशू इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेस इवन फॉर द एग्जेम्प्ट आइटम्स। हाँ, अब एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी हैं तो उनके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेस जो हैं वो इशू करनी पड़ेंगी। बेयर ऑल इंटीग्रेशन कॉस्ट इंक्लूडिंग द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो अब जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा ये सारी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कॉस्ट जो है उसे खुद बियर करनी है, वो एफबीआर ने नहीं देनी। डिस्प्ले सिग्निफिकेट ऑफ आउटलेट विद एफबीआर लोगो एंड इंटीग्रेशन डिटेल। तो उसमें इंटीग्रेशन डिटेल के बारे में बताया जाएगा, अपना लोगो लगाया जाएगा, अपनी शॉप है या बिजनेस है कि ये इंटीग्रेटेड इनवाइसेस इधर जनरेट की जाती हैं, ताकि वो रजिस्टर्ड जो भी आपका कंज्यूमर आए उसको पता हो कि ये चीज़ें इधर हो रही हैं। रजिस्टर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वेब साइट्स, एप्स विद द एफबीआर एंड ऑटो इनवाइसिंग। तो उसकी जो एप्स हैं वो उनके साथ वो उसको अटैच कर दिया जाएगा। इंक्लूडिंग द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ इनवाइसेस सच एज एफबीआर इनवाइस नंबर, क्यूआर कोड, सेलर रिसिपेंट डिटेल, टैक्स ब्रेकडाउन, एचएस कोड एटसेट्रा। ये मैंने आपको पहले ही बात बता दी है। सेक्शन 23 में जो सारी डिटेल है वो सारी उस इनवाइस में आएंगी, वो आपको मैं बताऊंगा। सम फील्ड एग्जांपल गिवन एक्स्ट्रा टैक्स एसआरओ नंबर में नॉट अप्लाई इन द जनरल रिटेलर। तो जनरल रिटेलर में ये चीज़ें नहीं अप्लाई होंगी तो नहीं होंगी। अब रूल्स है 150S इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस एंड रिकॉर्ड के रिलेटेड है। तो इंटीग्रेटेड पर्सन मस्ट इशू अ रियल टाइम वेरीफाइएबल इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस फॉर द एवरी टैक्सेबल सप्लाई। तो अब इसमें रियल टाइम इनवाइस होगी, तो हो सकता है इसके लिए एफबीआर एक फोर्स बनाए कि इसको इन्फोर्स करे, कि जैसे कि मैं एक मिसाल देता हूं कि एक बाइक बेच रहा है या एक गाड़ी बेच रहा है, वो अगर उसकी रियल टाइम इनवाइस उसके साथ नहीं देगा तो हो सकता है कि बाहर जैसे कस्टम्स वाले पकड़ लेते हैं, तो एफबीआर वाले भी इस चीज़ को पकड़े कि आपकी सप्लाई के साथ ये रियल टाइम इसकी इनवाइस नहीं है, इसकी इनवाइस। या फिर ऐसे है कि कभी कोई गुड्स लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो उसमें क्या आपने कहाँ से खरीदी है, तो इसकी रियल टाइम इनवाइस है या नहीं है। तो इस तरह से इन फ्यूचर में भी एफबीआर इसको इन्फोर्स करे, तो ये आपने चेक करनी है कि ऑल द टाइम उसके पास होनी चाहिए, रियल टाइम इनवाइस होनी चाहिए। इनवाइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट मस्ट बी रिटेन इलेक्ट्रॉनिकली फॉर द 6 ईयर। अब एक तो ये था कि इसमें मैंने उन्होंने सिर्फ इनवाइस का कर रहे थे, तो फिर मैंने उनको बताया कि बाज़ औक़ात चीज़ें रिटर्न हो जाती हैं, तो उसके लिए डेबिट और क्रेडिट नोट भी इशू करने होते हैं। तो आप ये भी इसमें ऑप्शन रखें, तो फिर वो डेबिट और क्रेडिट नोट की भी इस सॉफ्टवेयर में ऑप्शन रखी गई है। तो वो ये कह रहे हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट नोट और इनवाइसेस आपने 6 साल तक, जैसे कि सेक्शन 24 कहता है 6 साल तक आपने रिकॉर्ड रिटेन रखना है। फॉर ऑनलाइन सेल इनवाइसेस मस्ट बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली एंड स्टोर सिमिलरली, कि ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है वो रियल टाइम ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, इसी का सिस्टम डेवलप हुआ है, और वो स्टोर भी साथ साथ होती जाएंगी। रूल है 150T इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज कंडीशंस क्या होंगी। इलेक्ट्रॉनिक record must be stored in a way that allow to recreation of the original data during the audit। तो उसमें इस तरह से वो स्टोर होंगी कि उसको अगर हम रिक्रिएट करना है, उससे पीछे से ओरिजिनल डाटा करना है, तो ओरिजिनल डाटा तक हमारी अप्रोच हो जब ऑडिट हो रहा हो एफबीआर का। तो रूल 150U है, ऑडिट के रिलेटेड है कि इंटीग्रेटेड पर्सन मस्ट अलाउ एक्सेस टू द प्रीमिसेस एंड द रिकॉर्ड फॉर द ऑडिट
बाय द इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर जब ऑडिट करने जाएगा तो उसको उस सिस्टम तक अलाउ होगा, उसको असेस होगी, वो कर सकेगा। और एफबीआर में आल्सो कंडक्ट द टेक्निकल ऑडिट। अब जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि दो चीज़ें हैं, एक लॉ है एक टेक्निकल है, तो एफबीआर टेक्निकल ऑडिट भी इसका कर सकता है। अगर हम बात करें रूल 150U की एक्सटेंशन इन द इंटीग्रेशन डेडलाइन, तो डेडलाइन की जो जैसे कि हमारे हो रही है एक्सटेंशन, तो वो एफबीआर कहता है कि उसको एक्सटेंशन किया जा सकता है और कमिश्नर अलाउ कर सकता है। द कमिश्नर में ग्रांट अप टू 60 डेज एक्सटेंशन इन 50 डेज इंटरवल फॉर द इंटीग्रेशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड्स दी पेपर इनवॉइस में भी इशूड के इंटीग्रेशन करवानी है तो उसके लिए एफबीआर अलाउ कर सकता है 60 डे तक, 15-15 दिन के वक्फे से, तो ताकि वो इंटीग्रेशन कंप्लीट करवाई जा सके। रूल है 150W। लीगल वैलिडिटी क्या होगी? द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 अप्लाइज टू ऑल द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड ट्रांजैक्शन अंडर दिस चैप्टर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का ऑर्डिनेंस है 2002 वो इस पे अप्लाई होगा तमाम चैप्टर पे। रूल 150X है नॉन कंप्लाइंस tampering with the system or non-compliance leads to the penalties under section 33 and other legal actions। तो अगर जो इसकी कंप्लाइंस नहीं करेगा उसको ज़ाहिर है पेनल्टीज लगेंगी और वो पेनल्टीज उसको देगा। रूल है 150 जो 10A है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटीग्रेटेड पर्सन। अब जो पर्सन इंटीग्रेट हो गया अब उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मस्ट इंश्योर द अवेलेबिलिटी एंड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इनवॉइसिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को उसकी हर वक्त उसको स्मूथ रखना, उसमें इंटरनेट की प्रोवाइड करना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का होना एक रीज़नेबल जगह पे कि हर वक्त वो चलती रहे, ऐसा ना हो कि वो उसमें टेक्निकल फॉल्ट आए और बंद रहे, उसको करना है। तो ये जो टीम थी ट्राइवोरो की उसके साथ मैंने ये भी किया कि आपको ये इसमें आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चेंजेस आए सिस्टम में, कुछ उसमें करे, कोई टेक्निकल ना चले, तो एफबीआर ने ये इंश्योर करना है कि हर वक्त चलता रहे। इसी तरह रिपोर्टिंग एंड फेलियर्स ऑफ टेम्परेरी विद इन 24 आवर टू एफबीआर एंड कमिश्नर, कि अगर कहीं उसमें कोई फेलियर आता है तो एफबीआर को और कमिश्नर को उसकी रिपोर्ट करनी होगी। इसी तरह रूल 15010B जो है अनवाइस वेरिफिकेशन क्या होगा? एफबीआर विल प्रोवाइड एन ऑनलाइन वेरिफिकेशन फैसिलिटी फॉर द बायर टू कन्फर्म इफ देयर अनवाइसेज वर रिपोर्टेड टू एफबीआर। जिस तरह आपको पता है कि एक आसान ऐप के ज़रिए हम पीओएस की कोई इनवाइस लेते थे तो उसको वेरीफाई कर लेते थे, इसी तरह इसकी भी फैसिलिटी एफबीआर देगा कि जब भी आपने कोई इनवाइस ली उसको आप वेरीफाई करेंगे कि एफबीआर को रिपोर्ट हुई है या नहीं हुई, तो ये भी आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। इसी तरह रूल 10C है इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस। जैसे मैंने ये बताया कि इंटरनेट उसको करना पड़ेगा। अनवाइस इश्यूज ड्यूरिंग द इंटरनेट और पावर फेलियर्स मस्ट बी मार्क्ड एज अ ऑफलाइन एंड अपलोडेड विद इन 24 आवर्स ऑफ द रेस्टोरेशन। के जब फ़र्ज़ किया ऐसा हुआ कि वो इंटरनेट फेलियर हो गया तो वो जो उसमें आ जाएगा कि ये ऑफलाइन की वजह से नहीं मार्क हो सकी और विद इन 24 आवर वो ऑटो उसमें अपलोड हो जाएगी। रूल 150XD है इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स रोल क्या होगा? ऑफिसर्स विल मॉनिटर सिस्टम ऑपरेशन एंड मे कंप्यूट एंड रिकवर द टैक्सेस ऑन अनकनेक्टेड सेल्स। तो ये जो है इसमें वो उसको मॉनिटर करेंगे और उसमें देखेंगे कि अनकनेक्टेड सेल अगर है तो किस तरह से है। फिर रूल्स 150XE है लाइसेंसिंग के एफबीआर क्या करेगा? वो जैसे मैंने बताया आपको कि ओनली लाइसेंस इंटीग्रेटेड में इंटीग्रेट द सिस्टम फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन, नो अनऑथोराइज्ड सर्विसेज आर सिस्टम में बी अपेरेंट बाय द लाइसेंसी एंड ऑल पीओएस सिस्टम फिक्स पोर्टेबल मस्ट बी इंटीग्रेटेड थ्रू द लाइसेंस इंटीग्रेटर करेंगे। तो जिस तरह से पराल एक लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर है तो पराल के थ्रू जो करते हैं जिसको पलार फैसिलिटेट करता है तो वो बेसिकली बाकी जो डेवलपर काम, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है वो 4 लोगों से तो हो नहीं हो सका होगा, तो इसलिए पराल ने एक अपना डॉक्यूमेंट इशू किया कि इसके मुताबिक आप सिस्टम बनाए के हमारे थ्रू इंटीग्रेट करें तो आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब ये लोग जो होंगे ये पराल के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे तो वो लाइसेंस्ड वाला ही होगा। इसी तरह रूल 150XF है पराल एज ए लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड पराल इज डिजाइंड एज अ लाइसेंस इंटीग्रेशन। अब पराल जो है वो आगे फैसिलिटेट करेगा बाकी जो नॉन लाइसेंस वालों को। पराल मस्ट प्रोवाइड फ्री इंटीग्रेशन सर्विसेज टू द रजिस्टर्ड पर्सन, ऑफर द डाउनलोड इनवॉइसिंग पीओएस सॉफ्टवेयर वाया एफबीआर वेबसाइट व्हेन रिक्वायर्ड, ये भी पराल देगा।
इसी तरह रूल 150XL है, टेक्निकल सपोर्ट क्या है, लाइसेंस मस्ट बी मेंटेन ऑल आईटी इक्विपमेंट जो है लाइसेंस होल्डर को वो मेंटेन करना पड़ेगा, अपग्रेड सिस्टम, फिक्स बग्स एंड ट्रबल शूटिंग इश्यूज जो हैं वो भी इसके लिए ज़रूरी हैं। और फिर इंश्योर द सिक्योर रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन टू द एफबीआर, कि रियल टाइम एफबीआर को डाटा ट्रांसमिट हो, ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। और रूल 150XM है, सिस्टम सुपरविजन क्या है कि एफबीआर विल नोटिफाई सुपरवाइजरी टीम टू ओवरसीज द ऑपरेशन एंड रिजॉल्व द इश्यूज। तो एफबीआर भी जो है वो भी अपनी टीम इसके लिए लगाएगा ये काम करने के लिए। इसी तरह रूल्स हैं 150XN, कैंसिलेशन और टर्मिनेशन ऑफ लाइसेंस क्या होगा कि ए लाइसेंस में भी कैंसल्ड इफ़ द लाइसेंसी फेल्स टू डिलीवर द सर्विसेज नहीं दे सका, वायोलेट द लाइसेंस कंडीशन आर लॉ, शो का नोटिस इज इशू बिफोर कैंसिलेशन, लाइसेंसी में भी स्पॉन्सर्ड इफ पब्लिक फाइनेंस एज एट रिस्क, अपील्स कैन बी मेड बाय द बोर्ड टू हो डिसाइड द फाइनल डिसीजन। तो लाइसेंसी का जो है कैंसिल भी किया जा सकता है लेकिन उसको हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी देने के बाद। अब जो 150XO है, फी एंड चार्जेस क्या हो गए, लाइसेंस में चार्ज है इंटीग्रेशन फी विद इन द लिमिट सेट बाय द एफबीआर, जो लिमिट करेगा उसके मुताबिक वो फ़ी लेंगे। नो फी कैन बी चार्ज एफबीआर और इट्स फील्ड ऑफिसर जो है वो कोई फ़ी नहीं चार्ज करेंगे। और रूल 150XP है, इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक इन्फोर्समेंट नेटवर्क होगा जो एफबीआर विल एस्टैब्लिश आ डेडिकेटेड इन्फोर्समेंट नेटवर्क टू कम्बैट टैक्स एविजन एंड लीकेज जो है उसको वो चेक करेगा। इसी तरह 150XQ है, इन्फोर्समेंट नेटवर्क जो है उसका ऑपरेशन क्या होगा कि वो इन्फोर्समेंट स्क्वाड होगा जो कि पार्शियल इंटीग्रेटेड पर्सन प्रीमिसेस पे जाएगा, वेरीफाई करेगा रियल टाइम एनालिसिस हो रही हैं या नहीं, रिपोर्ट नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम टू द कमिश्नर, अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो उसको भी रिपोर्ट करेगा। और कमिश्नर विल रिकवर द टैक्सेस ऑन अनरिपोर्टेड सेल्स, तो जो है कमिश्नर उसके करेगा। ये था लॉ। अब लॉ की हमने आपको सारी चीज़ें कर दी और इसी के बेस पे जो ट्राइवोरो जो है उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें मैंने सॉफ्टवेयर की भी थोड़ी सी आपको तफसील बता दूं कि वो क्या है। इस सॉफ्टवेयर में ये आपका पहले भी जब आप अपना डेस्कटॉप खोलेंगे तो उसमें एक ये आ जाएगा, उसका मोनो इधर बना होगा और इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा लॉगिन टू इन्वो लिंक, आपने जो इनवाइस करनी है उसके लिए लॉगिन का आ जाएगा। जब आप इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास वे ऑप्शंस आ जाएंगी। अच्छा, इसमें वो बता रहे थे टेक्निकल टीम क्योंकि ज़्यादा जानती है, तो वो कह रही थी कि इसमें ये भी सिस्टम हो सकता है कि हम उसको कस्टमर्स की डिटेल दे दें, प्रोसीजर प्रोडक्ट्स की डिटेल देंगे, टैक्स रेट्स की डिटेल देंगे, ट्रांजैक्शन में इनवाइस क्या है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेमेंट, पीओएस मशीन और इसकी जो इनवाइस की लिस्ट है, डेबिट नोट लिस्ट है, पेमेंट लिस्ट, ये यानी कि ना वो और डिटेल जो है ना उसको सिर्फ इंटीग्रेट करने के अलावा उसको और भी बहुत सारी चीज़ों की ऑप्शन होगी। लेकिन जो सिर्फ इंटीग्रेट करवाना चाहेगा उसकी इंटीग्रेशन के लिए ये होगा कि हम सिर्फ उसकी इनवाइस इंटीग्रेटेड की उसको ऑप्शन देंगे। या अगर वो पीछे सॉफ्टवेयर को ज़्यादा अपना इन्वेंट्री सिस्टम भी साथ बनवाना चाह रहा है कि परचेज जैसे आए आगे उसके एनेक्सचर के लिए इन्वेंट्री सिस्टम भी बने और इन्वेंट्री सिस्टम में जब सेल हो तो उसके एनेक्सचर भी ऑटो फिल होते जाएं, तो ये भी जो है वो सर्विसेज कह रहे थे कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये टेक्निकल काम है, मैं तो लॉ की बात कर सकता हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट जो जब आप करेंगे इनवाइस पे आएंगे तो इनवाइस में आपके पास खुल जाएगा कि इनवाइस का नंबर ऑटो लगेगा, क्योंकि कोई भी इनवाइस अब इस सिस्टम के बगैर नहीं खुल सकती। तो वो उसमें 1 लाख इनवाइस तक की ऑप्शन है कि वो साल का पहले होगा किस साल में है, उसमें इनवाइस नंबर लगेगा। और इनवाइस जो है ये उसके बाद डेट जो है वो ऑटो आ जाएगी सिस्टम में। डेट के बाद उसका स्टेटस होगा कि वो ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, अप्रूव्ड है, किस तरह से है। फिर उसके बाद उसकी जो कस्टमर की डिटेल चेक की जाएगी। ये भी वो कह रहे थे कि आप क्लिक करेंगे तो आपका कस्टमर आ जाएगा, वो आपको फीड नहीं करना पड़ेगा। पहले ही एक लिस्ट फीड कर दी जाएगी आपके कस्टमर की, आप सिर्फ पहला वर्ड लिखेंगे तो आगे सामने नाम आ जाएगा, आप उसको क्लिक कर देंगे। फिर उसमें उसके बाद आपके इशू डेट इसमें ऑटो आ जाएगी। और फिर इसके पार्टिकुलर जो इनवाइस के, जैसे कि ये मैंने उनको बताया कि ये सेक्शन 23 के मुताबिक इस पे बायर सप्लायर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसमें सीरियल नंबर होना चाहिए, डेटेड होनी चाहिए। फिर ये है कि
इसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, तो वो यहाँ आ जाएगी कि उसकी डिस्क्रिप्शन है। वो कहते हैं कि अगर उसके 2-3 चीज़ें बना रहा है या 4-5 जितनी भी बना रहा है, वो डिस्क्रिप्शन में भी हम उसके दे देंगे कि वो बस उसको क्लिक करेगा, मतलब उसको फीड भी नहीं करना पड़ेगा कि कोई गलती ना हो। क्लिक करेगा तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी आगे सामने आ जाएगी। अब डिस्क्रिप्शन आएगी तो फिर उसका रेट आ जाएगा, रेट के बाद उसकी टोटल वैल्यू लग जाएगी, टोटल वैल्यू के बाद उसका टैक्स का रेट हमने दिया होगा, स्टैंडर्ड है या रिड्यूस रेट है या एग्जाम्प्ट है या जीरो रेटेड है, वो उसको आप सिलेक्ट करेंगे टैक्स रेट के बाद। तो ये उसके पास टोटल आ जाएगी कि क्या उसका सब टोटल है, डिस्काउंट अगर देना है, टैक्स कितना है और ग्रैंड टोटल कितना है। तो इसको आप ऐड करेंगे तो आपकी एक इनवाइस उसमें सिस्टम में ऐड हो जाएगी और आपकी स्टोर हो जाएगी। उस इनवाइस को आप बाद में चेक भी कर सकते हैं। अच्छी तरह चेक करने के बाद आप उसको FBR के ये आ गई, इस तरह से आपकी वो इनवाइस हो जाएगी। जब आपने देख लिया कि ठीक इनवाइस है, आप इसको क्लिक करेंगे तो इधर आपको एक मोनोग्राम दिया गया होगा कि FBR में आप इसको डिजिटलाइज कर दें, FBR को ट्रांसमिट कर दें। जब आप इसको दबाएंगे तो वो FBR को ट्रांसमिट हो जाएगी, और ट्रांसमिट होने के बाद आप अगर उसमें अपनी इनवाइस की शक्ल भी देखना चाहते हैं तो किस शक्ल में आपके पास आ जाएगी। ये इनवाइस जो अंडर सेक्शन 23 के तहत सारी इनवाइस जो है मुकम्मल बन जाएगी, और इस इनवाइस के बनने से आपको मुकम्मल जो है वो डाटा भी मिल जाएगा। फिर इसी तरह आप अगली इनवाइस में शायद चले जाएंगे, और इसमें ये टेक्निकल टीम की बनाई हुई है कि उसमें आप अगली नेक्स्ट इनवाइस में जाना है तो उसमें आप, हाँ ये POS की इनवाइस है। अगर आपका कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें वो रजिस्टर्ड पर्सन POS में भी है, जिसमें रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो होलसेल भी कर रहा है और अनरजिस्टर्ड को भी कर रहा है, तो उसके लिए वो सारी ऑप्शन एक ही सिस्टम में लग जाएगी कि वो POS भी उसमें कर सकेगा, होलसेल भी कर सकेगा, और ये भी थोड़ी सी मैंने उनको बताया था कि ऐसी पोजीशन हो तो फिर उसमें क्या करना है, तो वो भी इसके साथ डेवलप हो जाएगी। तो इसी तरह वो उन्होंने POS का बता दिया कि उसमें क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन के वो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती जो परचेज़र होता है, तो उसके क्योंकि एनवाइस के मुताबिक पूरी चीज़ें नहीं चाहिए होगी, तो उसका सिस्टम भी उन्होंने साथ बना दिया। तो ये जो है ट्राइवोरो जो है जो पावरिंग कर रही है फ्यूचर इंडस्ट्रीज़ को, तो वो FBR का POS सिस्टम की जो है पूरी इनवाइसेस जो है वो बना देगी, और इस तरह से आपका सिस्टम इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये इनका मोनो है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक टेक्निकल है और एक उसकी है लॉ की। लॉ मैंने सारा आपको जितने भी रूल्स थे वो पढ़ के सुना दिए। टेक्निकल की मैंने आपको प्रेजेंटेशन दे दी कि ट्राइवोरो जो है वो उसने किस तरह से ये सारा डेवलप करके अपना इम्प्लीमेंट कर दिया और उसका सिस्टम चल रहा है, अब वो हो रही है। तो अब उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह सारे को समझ गए होंगे, और दूसरों को समझाने के लिए आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। तो यहाँ रहिए, खुश रहिए। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, टेक्निकल हो, तो ये नंबर ट्राइवोरो का भी मैंने दे दिया है, और लीगल हो तो वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें मज़ीद एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।